Good morning, friends. Myself, CA Vinod Pelwani. मी अशोक गुरानी। फ्रेंड्स, जैसे बजट 25-26 आया है, बहुत सारे क्लाइंट्स का उस पे क्वेश्चन रहता है हम्म, कि ये बजट हमको कैसे इम्पैक्ट करता है। तो ये हमारा पहला वीडियो है जिसमें हम इंडिविजुअल एसएससी जो इंडिविजुअल एसएससी हैं उनको ये बजट कैसे इम्पैक्ट करेगा, हम्म, कहाँ कहाँ पे चेंजेस हैं उनके लिए, वो रेट्स के रिलेटेड हो, न्यू रिज्यूम सेलेक्ट करना है या ओल्ड रिज्यूम सेलेक्ट करना है, चेंजेस इन रिडक्शन है, चेंजेस इन इन रिबेट में कुछ चेंजेस है। राइट, कॉमन बेनिफिट्स जो उनको दिए गए हैं, सीनियर सिटीजन के लिए क्या है, और भी जो कॉमन एसएससी के क्वेश्चंस रहते हैं, तो हमने सोचा कि उसके लिए एक गाइड बनाया जाए। तो here we are with this guide. This will be shared with all our clients and this will be shared on the YouTube video which we are going to upload, right? So ये लिंक आपको अवेलेबल रहेगी, और कुछ भी क्वेश्चंस हैं आपको तो आप यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं, सो दैट इस गाइड को हम इम्प्रूव भी कर सकें, राइट। विथ मी अशोक बुरानी है जो हमारे पार्टनर है, वो देखते हैं डायरेक्ट एक्सेस को। तो अशोक, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू वॉक थ्रू ऑल द चेंजेस related to direct taxes which are affecting the individual taxpayer. हम्म, अभी जैसे बहुत सारे चेंजेस आए हैं, तो हम पहले बात करेंगे कि जो न्यू रिजिम में है उनमें उसमें जो स्लैब्स में चेंज किया है और उसके रिलेटेड जो रेट्स में चेंज किया है। अब पहले की कंपैरिजन में अभी न्यू रिजिम के अंदर एग्जाम्पशन की जो लिमिट है वो इंक्रीज की गई है, वो 4 लाख तक की गई है, मतलब 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं आएगा। उसी तरह जैसे रिबेट था पिछले साल, उस रिबेट की भी लिमिट अमाउंट की जो 25,000 थी उसको 60,000 कर दिया है। तो इफेक्टिवली जो इनकम 7 लाख तक जिस पे हमको टैक्स नहीं भरना पड़ता था, अभी वो इनकम जंप करके 12 लाख, इसका मतलब आपको 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स पे करने का नहीं आएगा। सो इधर मेरे हिसाब से इधर अशोक का कहना ये है कि 4 लाख तक बेसिक एजम्पशन है, पर 4 लाख के ऊपर भी अगर आपकी इनकम बनती है और अगर वो 12 लाख 12 तक लाख जाना जाती है, चाहिए, राइट। तो जो टैक्स बनेगा उसको आपको रिबेट दिया जाएगा। सो इफेक्टिवली आपको 12 लाख तक टैक्स नहीं आएगा, पर एग्जम्पशन लिमिट 4 लाख है। हाँ, इसका इसका मतलब मतलब ये है कि आपकी इनकम अगर 4 लाख के ऊपर जाती है और आप न्यू रिजिम सेलेक्ट कर और रिटर्न फाइल करने के टाइम पे, तो आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। 4 लाख के नीचे अगर आपकी इनकम है तो भले रिटर्न नहीं फाइल करो, राइट। पर अगर 4 लाख के ऊपर इनकम जा रही है तो आपको भले टैक्स ना भरना पड़े, पर रिटर्न भरने की जिम्मेदारी आपकी बनती है। और टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला है कि 12 लाख तक जो भी टैक्स बनेगा, वो आपको राइट, टैक्स भरना नहीं है। वो भरना नहीं है। टैक्स आएगा पर टैक्स बर एक्चुअली पे नहीं करना है। राइट। सो हमने आपके रेफरेंस के लिए इधर सारे रेट्स दे दिए हैं। इसमें मोटा मोटा गवर्नमेंट ने ये कर दिया कि 4 लाख तक टैक्स नहीं है, 4 लाख से 8 लाख तक 5% 5 टका है। टैक्स है, आठ आपके लाख से बाद 12 लाख तक 10% टैक्स है, इन शॉर्ट एवरी 4 लाख एडिशन स्लैब पे 5% ने 5% टैक्स इंक्रीज एड है। किया है। राइट, बिल्कुल सिंपल है। हर 4-4 लाख पे 5% इंक्रीज इंक्रीज किया है। गया है। पर एक और चीज है, अगर आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर ऊपर क्रॉस कर रही है और 1 करोड़ तक है, और 1 करोड़ तक है, तो तो आपको आपको दस दस टका टका सरचार्ज सरचार्ज। भी देना है, राइट। राइट। और ये सरचार्ज भी बढ़ता जाएगा, 10%, 15%, 25%, और मैक्सिमम 25 टका रहेगा, वैसे 37% पर, क्योंकि जो नई स्कीम में जा रहे हैं तो गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कैप लगा दी कि 25% से ज्यादा नहीं जाएगा। ठीक है। अब सेस का रेट उन्होंने रखा हुआ है 4%। वो ये सेस सेम लगता से है जो आपने टैक्स। टिंक बनता है, हाँ, टैक्स टैक्स बनता है। प्लस सरचार्ज। टैक्स प्लस सरचार्ज के ऊपर जो सेज लगता है। और शॉर्ट में कहें तो सरचार्ज में एजुकेशन सेज में कोई चेंज इफेक्टिवली नहीं हुआ है, जो पहले 4% था अभी भी 4% ही है। परफेक्ट। सो ये है न्यू टैक्स रिजिम पे आपका टैक्स लायबिलिटी क्या बनता है इंडिविजुअल एसएससी के लिए। अगर आप न्यू टैक्स रिजिम कर रहे हैं तो इस तरह से आपको रहेगा, पर कुछ और भी है आपके लिए। अशोक, रिबेट अंडर सेक्शन 87A, ये क्या है? रिबेट अंडर सेक्शन 87 जो अभी हमने बात की 2 मिनट पहले,
ये एक लमसम टैक्स में से डिडक्शन है। अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक है तो आपको 60,000 टैक्स कैलकुलेट होता है, पर एक्चुअली आपको वो पे नहीं करना है, वो आपको रिबेट के फॉर्म में माइनस मिल जो जाएगा। हमने ऊपर डिस्कस किया आपसे कि आपको 12 लाख तक टैक्स नहीं भरना है, उसकी वजह ये है कि 4 लाख तक तो एग्जम्पशन है, 4 लाख से 12 लाख तक टैक्स लगेगा, पर वो जो भी टैक्स लगेगा दैट इज 60,000 वो वो गवर्नमेंट ने आपको माफ कर दिया। रिबेट के फॉर्मेट में 87A के अंदर आपको क्लेम करना है और वो टैक्स नहीं भरना है। तो ये इसमें आएगा नहीं, पर तू बोल देना ऐसा, ठीक है? अच्छा, वो सेव वो हो गया। हाँ, क्योंकि ये मैं करूंगा रिफ्रेश तो ये भी चला जाएगा। चलेगा। जस्ट अ मिनट, मैं इस पेज को नहीं करो ना, चला ना जाए। चलेगा सर, एक पॉइंट से फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो तू उधर वो कवर कर देना, याद करा के। हमने कहाँ तक किया था इसको कवर? स्टैंड डिडक्शन अभी अरे पहुंचे। यार ये ओके। सो अशोक, सैलराइड पर्सन्स के लिए जो इंडिविजुअल एसएससी हैं, हाँ उनके लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन भी रहता है, उसमें हाँ कुछ चेंज है? हाँ, इनफैक्ट स्टैंड डिडक्शन जो लास्ट ईयर तक 50,000 था डिडक्शंस, उसको लिमिट बढ़ा के 75,000 किया है। तो इफेक्टिवली देखा जाए तो गवर्नमेंट ऑलरेडी 12 लाख इनकम तक कोई टैक्स नहीं ले रही है, क्योंकि हमको 87A का रिबेट है 60,000 तक। हम्म, तो 87A में रिबेट मिलने से 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं आ रही है। उसके अलावा सैलराइड अगर एम्प्लॉय है तो उसको 75,000 दूसरा एक डिडक्शन मिल रहा है। तो मान लीजिए किसी सैलराइड एम्प्लॉय की इनकम 12,75,000 है, उसमें से 75,000 तो उसको स्टैंड डिडक्शन मिल जाएगा, तो उसकी नेट इनकम टैक्स और बचेगी 12 लाख, जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। तो ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, हाँ ये अभी हम भले न्यू टैक्स रेजिम की बात कर रहे हैं, हाँ, तो ओल्ड टैक्स रेजिम में क्या है? ओल्ड टैक्स रिजिम में भी स्टैंड डिडक्शन है, पर उसमें कोई चेंज नहीं किया है गवर्नमेंट ने। जो पिछले साल 50,000 था वो सेम ही अभी 50,000 ही है। ओके, हम उसको आगे देखेंगे वापस से। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब अशोक, न्यू टैक्स रेजिम में एक और चीज है, मार्जिनल लिमिट, इसके बारे में बताओ। मार्जिनल रिलीफ अभी गवर्नमेंट ने 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं ले रही है गवर्नमेंट। जैसे 87A में 60,000 तक का रिबेट है, तो 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं आ रहा है। तो ये जो प्रोविजन है ये समझने जरूरी है कि 12 लाख रुपए के ऊपर थोड़ी भी इनकम आपकी ऊपर चली जाती है, तो पहले क्या होता था कि पूरा जो रिबेट मिल रहा था 60,000 का वो चला जाता था। मान लीजिए आपकी इनकम 12 लाख के ऊपर 12,10,000 गई, तो इनकम खाली कितनी बढ़ गई? 10,000। 10,000 तो जो 60,000 टैक्स का बेनिफिट था वो चला पूरा जाता था। चला गया। तो टैक्स पेयर को ये तकलीफ हो रही थी कि मेरी 10,000 इनकम पे मेरे को 60,000 टैक्स भरना पड़ रहा है। एक तो 60,000 जो रिबेट चला गया वो, प्लस 10,000 पे एक्स्ट्रा टैक्स, तो मुझे तो लॉस ही हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने उसके लिए एक मार्जिनल रिलीफ करके दिया। उसमें एक एग्जांपल के तौर पे ले लेके, किसी टैक्स पेयर की इनकम है 50,000, हाँ। 12,10,000, हम्म, तो 12,10,000 पे अगर न्यू रिजिम के हिसाब से टैक्स गिनेंगे तो 61,500 टैक्स हो रहा है। ओके। और गवर्नमेंट अगर उसमें रिबेट नहीं दे रही जो 60,000 का है, क्योंकि इनकम 12 लाख के ऊपर गई, हम्म, तो टैक्स पेयर को 61,500 भरना पड़ रहा है। तो देखा जाए तो इफेक्टिवली 10,000 इनकम पे उसको भरना पड़ रहा है। 61,500, तो राइट, उसका लॉस था पूरा। हाँ, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट ने क्या बोला कि जो इनकम एक्सीड हुई 12 उतना ही लाख, पे जो टैक्स लिमिट भरो। जो है 12 लाख से जो एक्सीड हुई, यहाँ पे हुई 10,000 एक्सीड, तो 10,000 का आपको माइनस बेनिफिट मिलेगा उसमें से। तो 61,500 जो है उसमें से आपको 10,000 जो है वो भरना है। भरना है, बाकी 51,500 आपका वो रिबेट जो है वो रिबेट में। कंटिन्यू कर रहेगा। सो वो मतलब एक कट ऑफ कितना बनता है? ये कब तक ऐसा होगा? वो वर्किंग, उसमें थोड़ा वर्किंग करना पड़ेगा, ओके, वो अलग अलग लिमिट पे आएगा। ठीक है। ओके, नेक्स्ट है रिबेट नॉट अवेलेबल फॉर। हाँ, इसमें मैं आपको बता दूं कि जो ये रिबेट है 87A का, जो 12 लाख तक हमको रिबेट मिल रहा है वो नॉर्मल इनकम जो होती है उसके लिए है। बहुत सारी इनकम ऐसी होती है जिसको स्पेशल इनकम बोला जाता है। उस पे उसको स्पेशल इनकम इसलिए बोला जाता है क्योंकि उस पे स्पेशलाइज्ड टैक्स का रेट लगता है। जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शेयर्स पे 20% लगता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% लगता है। वो किसी स्लैब में नहीं आते, वो फिक्स है। तो हो सकता है कि आपकी इनकम 12 लाख के कम हो, पर क्योंकि वो स्लैब फिक्स है, आपको कोई बेसिक एग्जाम्पशन का बेनिफिट नहीं मिल रहा है, स्लैब फिक्स है,
तो इसकी वजह से हो सकता है कि आपकी 12 लाख इनकम पे भी आपको टैक्स पे करने का आए। तो सो इन शॉर्ट मोटा-मोटा अशोक का ये कहना है कि अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या लॉटरी की इनकम है जहाँ पे स्पेशल रेट्स लगता है, राइट, तो ऐसे स्पेशल रेट वाले को आप टोटल इनकम में ये एग्जम्पशन लिए कंसीडर मत करना, रिबेट के लिए बट कंसीडर मत हाँ, करना। कैलकुलेशन चेंज हो सकती है। अभी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को तो स्पेसिफिकली इस रिबेट से बाहर किया गया है। और राइट। दूसरी इनकम जो है उसको बाहर नहीं किया गया, पर क्योंकि वो स्पेशल रेट है, तो हो सकता है कि आपकी इनकम कम होने के बावजूद भी आपको टैक्स टैक्स पे करना उस पड़े, इनकम पे भरना भरना पड़े। पड़े। मतलब जो कॉमन इनकम है, उस पे आपको जो स्लैब वाली इनकम है, नॉर्मल इनकम, नॉर्मल जो टैक्स रेट। नॉर्मल इनकम है, जो स्लैब वाइज होता है, राइट। जिसका कोई स्पेशल रेट नहीं दिया है, उसके लिए ही आपको ये रिबेट मिलेगा 87A में, और बाकी के लिए आपको टैक्स भरना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं ओल्ड रिजिम की। तो अशोक, ओल्ड रिजिम के बारे में टैक्स रेट में क्या है इम्पैक्ट? ओल्ड रिजिम में गवर्नमेंट ने इस बार कोई चेंज नहीं किया है। जो पहले 2.5 लाख का एग्जाम्पशन बेसिक लिमिट था, वही रखा है, उसमें कोई चेंज नहीं है एज सच। तो इसमें भी जो 12,500 का रिबेट जो मिलता है ओल्ड रिजिम में 87A में, वो सेम कंटिन्यू रहेगा इस बार। तो जैसे 5 लाख इनकम है आपकी, 5 लाख इनकम तो 12,500 का रिबेट बनता है, तो वो सेम ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। मतलब इन शॉर्ट 5 लाख इनकम तक आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बनेगी। परफेक्ट। सो कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट आपको धक्का मार के भी न्यू टैक्स रिजिम में लेके जा रही है। हो सकता है आगे आने वाले टाइम में दोनों रिजिम में से खाली एक न्यू ही रिजिम ही रहे, ओल्ड रिजिम परमानेंटली गवर्नमेंट एबोलिश कर दे। ओके। सो अशोक, ये जो ओल्ड रिजिम है उसमें और थोड़ा केयर क्या लेना है अपने को? ओल्ड रिजिम में अगर आपको जाना है तो आपको ये ध्यान रखना है कि मैक्सिमम डिडक्शंस का आपको जो बेनिफिट मिलता है एटीसी में, एलआईसी प्रीमियम, होम लोन का प्रिंसिपल रिपेमेंट, बच्चों का स्कूल फीस। तो आपका अगर कोई गैप बनता है, जैसे 1.5 लाख एटीसी में बेनिफिट मिलता है और 1.5 लाख से आपका इन्वेस्टमेंट इस बार कम है, तो आपको अगर ओल्ड स्कीम में जाना है, आप जाना चाहते हो क्योंकि हो सकता है आपके लिए बेनिफिट वाला हो और उसमें और आपको बेनिफिट लेना है, तो आप ट्राई करो कि आपका मैक्सिमम डिडक्शन मिले 87 1,50,000 का। तो आप पूरा जो गैप हो वो गैप आप फिल करें। एटीडी मेडिक्लेम प्रीमियम है, उसकी गैप फिल करें। राइट। तो सो आपको ये अशोक का जान कहना ये है कि ये जो डिडक्शंस हैं अंडर सेक्शन 80, राइट, वो डिडक्शन सिर्फ ओल्ड रिजिम वालों के लिए है। तो अगर आप ओल्ड रिजिम में जाना चाहते हैं तो तभी जाइए जब उधर आपको बेनिफिट बेनिफिट होता हो। राइट। राइट। तो बाय डिफॉल्ट रिजिम आपकी न्यू रहेगा, और आप ओल्ड में जाना चाहते हो तो ओल्ड में जाने के लिए आपको ये चेक करना चाहिए कि वो आपके बेनिफिट में है या नहीं। सो हम सजेस्ट करेंगे आप अपने सीए को कंसल्ट करें और सारी डिटेल्स दें, आपके क्या डिडक्शंस हैं, आपके लिए क्या बेनिफिट रहेगा, ओल्ड में जाना बेहतर रहेगा कि न्यू में जाना उसमें बेहतर और भी है। कुछ चीज़ें हैं, जैसे न्यू स्कीम में जाते हैं तो कौन से ओल्ड वाले जो लॉसेस कैरी फॉरवर्ड वगैरह के कोई बेनिफिट हमारे छूट तो नहीं जाते, क्या हम उन लॉसेस को आगे चल के हम उसको बेनिफिट सेट ऑफ का ले सकते हैं कि नहीं, वो पूरा ओवरऑल हमको सोच के फिर ही डिसाइड करना है कि हमको कौन से रिजिम में जाना है। परफेक्ट। सो एक और चीज अशोक, ये हमने डिस्कस किया न्यू रिजिम और ओल्ड ओल्ड रिजिम, रिजिम, राइट। पर इसके अलावा भी बहुत सारे जो बेनिफिट्स होंगे जो कॉमन होंगे राइट। दोनों के लिए, उन बेनिफिट्स के बारे में बताइए। कुछ कुछ बेनिफिट गवर्नमेंट ने दिए, जैसे रेंट का एक्सपेंस करता है कोई बिजनेस, अभी बिजनेस पर्सन की बात करें तो उनको रेंट कहीं पे प्रोमाइस रेंट पे लिया है, तो अभी तक ऐसा था कि ईयरली 2,40,000 से ज़्यादा रेंट दिया है तो उनको टीडीएस करना पड़ता था। अब वो 240 की लिमिट को इंक्रीज करके 6 लाख कर दिया। इसका मतलब अभी 6 लाख रुपए रेंट तक उनको टीडीएस का कंप्लायंस करने की जरूरत नहीं है, तो एक थोड़ा रिलैक्सेशन उनको मिला है टीडीएस में। तो इसको सिमिलर मैं ये साइड भी देख सकता हूँ कि अगर इंडिविजुअल एसएससी है, उसने अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे दी है, तो उसका टीडीएस नहीं काटा जाएगा, उसका कैश फ्लो इम्प्रूव होगा, इंप्रूव होगा, क्योंकि उसको पूरा पूरा इनकम जो रेंट रिसीव की इनकम है वो वो पूरी 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 मिल मिलेगी, रही है। कट के नहीं मिलेगी। राइट। राइट। और सेकंड बेनिफिट आपने दिखाया है रेंट। हाँ, अभी तक ऐसा था कि सेकंड दो, अगर आपके पास रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो उसमें से एक प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपेंट में गिनी जाती है, दूसरी प्रॉपर्टी को डीम टू बी लेट लेट आउट गिना आउट, जाता हाँ, है, और उसके ऊपर भले एक्चुअली में रेंट नहीं मिलता था पर हमको टैक्स टैक्स भरना भरना पड़ता पड़ता था। था। पर अभी गवर्नमेंट ने इसमें पहले दो हाउसेस को सेल्फ ऑक्यूपेट करके
उसमें एग्जाम्पशन दिया हुआ है। सो एक तरह की खुशखबर है आपके लिए, अगर आपके 2 घर हैं और पहले एक घर पे आपको कंपल्सरी डीम्ड टू बी लेट आउट करके टैक्स भरना पड़ता था, वो अभी अभी हट हट गया गया है। है। अभी 2 घर का बेनिफिट आपको मिलेगा और दोनों घरों पे आपको टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं नहीं। है, राइट? एमएसएमई क्लासिफिकेशन। हाँ, एमएसएमई में अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है, तो क्लासिफिकेशन में कुछ चेंजेस किए हैं। मतलब इन्वेस्टमेंट लिमिट और टर्नओवर लिमिट को गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है। इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे एंटरप्राइजेस जो मीडियम एंटरप्राइजेस में आते थे, वो अभी माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज में आ जाएंगे। तो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज को जो एमएसएमई एक्ट में बेनिफिट मिलते हैं, जो इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलते हैं, या किसी और अदर लॉ में जो बेनिफिट मिलते हैं, अभी ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स जो है वो उस बेनिफिट में कवर होंगे। तो हमारी सजेशन उसमें ये भी रहेगी कि आप उसका बेनिफिट लीजिए, एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करवाइए, तो आप उस गवर्नमेंट के बेनिफिट्स को ले सकें। सो कई बार ऐसा भी होता है कि एमएसएमई को लोन जब लेने जाते हैं, तो एमएसएमई हो तो उसको सिक्योरिटी नहीं ऑफर करनी पड़ती, राइट। तो वो सारे बेनिफिट आपको मिल सकते हैं अगर आप एमएसएमई में रजिस्टर हैं तो, ठीक है, राइट। राइट? और लास्ट आपने बेनिफिट लिखा है, टैक्स बेनिफिट एलिजिबिलिटी फॉर स्टार्टअप इज एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर। सो बेसिकली आई सपोज ये स्टार्टअप्स को वो जो है। गवर्नमेंट बेनिफिट देती है उनको एनकरेज, तो वो बेनिफिट और एक साल के लिए एक्सटेंड किया। सो गवर्नमेंट स्टार्टअप को टैक्स में से एग्जम्पशन देती है, राइट। राइट? अगर आप उसमें एक लिमिट थी कि इस पीरियड तक अगर आपका स्टार्टअप रजिस्टर्ड होता है, राइट। और वो जो एलिजिबिलिटी है वो 1 साल के लिए बढ़ाई गई है, राइट? अब हम बात करते हैं, इंडिविजुअल एसएससी की ही बात कर रहे हैं, पर हम बात कर रहे हैं अभी सीनियर सिटीजन। राइट। सीनियर सिटीजन को क्या फायदा है इसमें? सीनियर सिटीजन उन जैसे उनके लिए अपनी रोजिंदा जीवन निकालने के लिए उनके पास मतलब फंड्स होना ज़रूरी है, क्योंकि उनके पास और कोई इनकम नहीं। सीनियर सिटीजन जब होते हैं तो उनको मेनली होती है इंटरेस्ट की इनकम, प्रॉपर्टी में से रेंट की इनकम। अब जैसे प्रॉपर्टी में रेंट में टीडीएस की लिमिट बढ़ा दी, तो सीनियर सिटीजन के लिए ये फ़ायदा है कि उनको रेंट जो है उसमें टीडीएस उनका कटेगा नहीं, उनको पूरा पूरा कैश जो है वो मिलेगा। दूसरा, ऐसा ही एक लिमिट इंक्रीज किया गया थ्रेशोल्ड इंटरेस्ट पे, जो टीडीएस है जो पहले 50,000 था, अभी उसको इंक्रीज करके 1 लाख कर दिया। इसका मतलब है जो बैंक में उनकी एफडीज पड़ी रहती है जिसके ऊपर उनको इंटरेस्ट मिलता है, अभी 1 लाख इंटरेस्ट तक उनको टीडीएस नहीं कटेगा। सो पहले आपको जो फॉर्म 15G भरना पड़ता था, हाँ, उसमें अभी वो थोड़ा कम हो जाएगा। राइट? सो अगर आपकी पर इसका मतलब ये भी है कि अगर आपकी एक बैंक से आपको इंटरेस्ट 1 लाख तक मिलता है, हाँ, राइट। पर एक बैंक से अगर 1 लाख से ज्यादा जाएगा, अच्छा, एक बैंक से 1 लाख से ज्यादा इंटरेस्ट, मतलब इट इंक्लूड्स ऑल इंटरेस्ट, सेविंग का हो गया, एफडी का हो एफडी गया, का हो ये गया। सब हाँ, गिन के, राइट? सो अगर आप मल्टीपल बैंक रख रहे हैं तो राइट। आप अपना ये टीडीएस बचा सकते हाँ, हैं। पर इसमें एक चीज़ है, टीडीएस बचा सकते हैं, पर इनकम टैक्स में जो चेंजेस हमने ऊपर डिस्कस किए उसमें कोई 12 लाख चेंज। तक है हाँ, तो रिटर्न तो भरना पड़ेगा। रिटर्न भरना पड़ेगा, वो सब प्रोविजन सेम ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि सीनियर सिटीजन के लिए कुछ उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पशन दिया हो, ऐसा नहीं है। टैक्स वो का सेम। बेनिफिट नहीं है, ये सिर्फ आपके कैश फ्लो पे इफेक्ट करेगा। सो टैक्स तो जैसा रहेगा, वो जो लिमिट हमने ऊपर गिनाई वही उस तरह से, वही जो रहेगा। सीनियर सिटीजन की लिमिट्स जो है वो सीनियर सब। सिटीजन के जो अलग लिमिट्स है वो रहेगी, पर हम्म, उसके अलावा ये कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट एग्जाम्पशन लिमिट में नहीं जाएगा। परफेक्ट, परफेक्ट। अब आप बात करते हैं अशोक, एफएक्यूज, जो इसके अलावा भी क्लाइंट्स के एफएक्यूज रहते हैं, राइट। तो हम इधर कवर कर रहे हैं, और ये यहाँ तक सीमित नहीं रहेगा, कोई और भी अगर एफएक्यू आएगा हम ऐड करते ऐड करते रहेंगे। रहेंगे। सो पहला पहला क्वेश्चन रहता है, इज देयर एनी लायबिलिटी टू फाइल द रिटर्न इन केस माय इनकम इज बिलो 12 लाख रुपीस? यस। आपको एग्जामिशन लिमिट जो है, चाहे वो ओल्ड रिजिम हो या न्यू रिजिम हो, ओल्ड रिजिम में 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है, वो एग्जामिशन लिमिट है। वैसे न्यू रिजिम में 4 लाख तक। तो आप जो भी रिजिम सेलेक्ट करते हो, आपकी इनकम उस लिमिट से अगर इंक्रीज होती है, टोटल इनकम आपकी उससे ज़्यादा होती है, तो आपकी रिटर्न फाइल करने की जिम्मेदारी आ जाती है। भले ही क्यों ना आपको फिर टैक्स नहीं पे करना पड़ रहा हो। जैसे न्यू रिजिम में 12 लाख तक टैक्स नहीं पे करना है, ओल्ड रिजिम में 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं पे करना है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि रिटर्न नहीं फाइल करना है, रिटर्न तो आपको फाइल करना है। अगर आप रिटर्न नहीं फाइल करो जहां पे आपको कंपलसरी करना है, तो नहीं फाइल करने के जो कॉन्सिक्वेंसेस है, पेनल्टीज, प्रोसिक्यूशन, वो सब आ जाएंगे। तो आपको बेटर है कि रिटर्न आप फाइल कीजिए, भले आपको टैक्स नहीं आता हो। सो इसका मतलब 4 लाख तक है न्यू रिजिम। तो आपको टैक्स नहीं लगता है, तो आप भले रिटर्न नहीं फाइल करो। राइट। रिटर्न नहीं फाइल करना है
तो आपकी इनकम 4 लाख से नीचे होनी चाहिए। राइट, पर अगर 4 लाख से ऊपर है, राइट। ओल्ड रिजिम हो या न्यू रिजिम हो, ओल्ड रिजिम में एग्जामिशन लिमिट 2.5 लाख है। हाँ, ओल्ड रिजिम पर 4 लाख है तो वो बोलेगा कि मैंने न्यू रिजिम न्यू चॉइस रिजिम करा। में, हाँ, ओके, राइट, तो 4 लाख के नीचे है तो आपको रिटर्न नहीं फाइल करना है। राइट, पर 4 लाख के ऊपर आप जा रहे हो तो आपको कंपल्सरी रिटर्न फाइल करना करना है। है, राइट? राइट। ओके। नेक्स्ट, is standard deduction from salary income is allowable under new regime? यस, न्यू रिजिम में सैलरी में से आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, ऐसा नहीं है कि वो डिडक्शन नहीं मिलेगा। इनफैक्ट इस बजट में गवर्नमेंट ने न्यू रिजिम के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 का 75,000 भी किया है। सो सैलराइड पर्सन, आपके लिए खुशखबरी, अगर आपकी इनकम 12,75,000 तक है तो टैक्स नहीं लगेगा। माइंड वेल, जब मैं बोलता हूँ टैक्स नहीं लगेगा, इसका मतलब ये नहीं कि रिटर्न फाइल नहीं करना है। बहुत सारे क्लाइंट को ये कंफ्यूजन रहता है कि टैक्स कंफ्यूजन। नहीं फाइल करना है तो रिटर्न क्यों करें। राइट, सो टैक्स नहीं देना है और रिटर्न नहीं फाइल करना है, ये दो चीजें अलग है। राइट, राइट, 4 लाख तक है तो भले रिटर्न फाइल नहीं करो, राइट, पर 12 लाख तक है, भले आपकी टैक्स टैक्स नहीं नहीं लगे लगे, पर रिटर्न तो फाइल करना करना है। है। राइट, और सैलराइड पर्सन 12,75,000 तक आपको टैक्स नहीं लगेगा। राइट, और ये आपके एम्प्लॉयर को भी पता होगा, तो अब से आपके टीडीएस में बहुत कटौती होने वाली है। राइट, नेक्स्ट आ रहा है, विच स्कीम ऑफ टैक्सेशन दैट इज ओल्ड रिजिम के न्यू रिजिम मेरे लिए बेनिफिशियल है, ये एक कॉमन क्वेश्चन रहता है। हाँ, तो इसमें ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम में आपको सेलेक्ट करने के टाइम पे आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि आपकी जो डिडक्शंस है, जो डिडक्शन मोस्टली डिडक्शन जो है वो ओल्ड रिजिम में अलाउेबल है। न्यू रिजिम में कुछ-कुछ 2-3 डिडक्शन ही अलाउेबल है, बाकी कोई डिडक्शन मिलते नहीं है। तो आपकी अगर डिडक्शन लिमिट ऑलरेडी ज़्यादा है, आप जैसे होम लोन आपका कोई चल रहा है, आपकी एलआईसी पॉलिसीज़ चालू है, आप मेडिक्लेम प्रीमियम पे करते हो, तो बेटर है आप ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम का दोनों का कंपैरिज़न कीजिए। या ऐसा बोलूँ कि मोस्टली डिपेंड करता है आपके डिडक्शंस कितने हैं। जितने आपके डिडक्शन ज़्यादा होंगे, हो सकता है आपको ओल्ड रिजिम ज़्यादा बेनिफिट वाला हो। दूसरा ये देखना है कि पास्ट ईयर्स में आपने कौन-सा रिजिम सेलेक्ट किया था, क्योंकि ओल्ड रिजिम सेलेक्ट करना अभी बाय डिफ़ॉल्ट है वो न्यू रिजिम है। तो ओल्ड रिजिम जो सेलेक्ट करना है वो फॉर्म फिल करके सेलेक्ट करना है, और जिसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, और वो रिस्ट्रिक्शंस है बिज़नेसमैन के लिए। बिज़नेसमैन ने ऑलरेडी कौन-सा सेलेक्ट किया हुआ है, क्या वो उसमें से ऑप्ट आउट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? अगर वो नहीं कर पाएगा तो उसके लिए कोई ऑप्शन है ही नहीं, उसको कंपल्सरी ओल्ड में कंटिन्यू करना है। तो डिपेंड करता है कि पास्ट ईयर्स में रिटर्न कैसे फाइल किया गया है, आपके डिडक्शंस कितने हैं, उस हिसाब से डिसाइड करना है कि आप इसमें ओल्ड कैरी फॉरवर्ड का भी बेनिफिट कैरी रहता है। फॉरवर्ड लॉसेस का बेनिफिट है, वो कोई छूट जाएगा अगर न्यू रिजिम में जाएँगे। तो परफेक्ट। सो बेटर है कि पूरा प्लान करके हमको डिसाइड करना है। सो इसका मतलब आपको आपके सीए से बात करनी है, वो दोनों कंपटीशन बनाए। राइट, आप उसको सारी डिटेल दो एंड देन वो आपको सजेस्ट करे कि आपके लिए क्या बेनिफिट है। राइट, थोड़े थोड़े डिडक्शंस नए रिजिम में भी है और हम इसमें वो कवर कर रहे हैं। ओके, लास्ट है, कैन आई स्टिल ऑप्ट फॉर ओल्ड टैक्स रिजिम? यस, ओल्ड टैक्स रिज्यूम अभी भी अवेलेबल है। जब तक गवर्नमेंट चला रही है तो अवेलेबल ही है। बस डिपेंड करता है, जैसे पहले बताया था कि लास्ट ईयर आपने कौन सा रिजिम सेलेक्ट किया था, कुछ उसकी रिस्ट्रिक्शन की वजह से क्या इस बार आप ऑप्ट आउट कर पा रहे हो ओल्ड में से न्यू में, कि नहीं कर पा रहे हो, डिपेंड करता है। बाकी यस, वो ओल्ड रिजिम अभी भी अवेलेबल है। राइट, सो फ्रेंड्स, ये हमने ट्राई किया था, जो इंडिविजुअल एसएससी है, जो हमको जिनकी जानकारी है कि उनके जो कॉमन क्वेश्चंस क्या रहते हैं और ये बजट उनको किस तरह से इम्पैक्ट करता है, ये उसके रिलेटेड गाइड था। और इस गाइड में हो सकता है कि थोड़े क्वेश्चंस हम ऐड करें डिपेंडिंग अपॉन आप किस तरह से यूट्यूब पे कमेंट कर रहे हो और हमको लगे कि ये आंसर देना ज़रूरी है। तो पहले पहले तो ये गाइड आपको लिंक में मिलेगी यूट्यूब में। सेकंड, आपको अगर इस पे कोई क्वेश्चंस हैं और आप चाहते हो, इस पॉइंट की क्लैरिटी नहीं है तो आपको ये गाइड में ऐड करवाना है, तो आप यूट्यूब पे कमेंट कीजिए, राइट, हम वो क्वेश्चंस को ऐड कर देंगे और ये गाइड आपको अवेलेबल रहेगी। आई वुड सजेस्ट कि ये जो लिंक है इस गाइड की, वो आप अपने पास हमेशा रखें, और जो कभी भी रेफर करना हो कि इसमें क्या है वगैरह, जो भी क्वेश्चन आपको कभी भी लगे, राइट, और हम वी कम टू नो, हम भी अपने हिसाब से अपडेट करेंगे। और राइट, सो ये बेसिकली इंडिविजुअल के लिए गाइड है, एंड हम ऐसी दूसरी गाइड्स बनाने वाले हैं एनआरआई पर्सन्स के लिए, कॉर्पोरेट्स के कॉर्पोरेट टैक्स लिए। पेयर के लिए, पार्टनरशिप फर्म्स के लिए, स्टार्टअप के लिए,
राइट? तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर फ़ॉलो कीजिए और आपकी जो भी सजेशंस हो हमको ज़रूर बताइए, राइट? थैंक यू, थैंक यू। हैव अ गुड डे।